नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि बागवानी अपनाएं, आमदनी बढ़ाएं। बटन मशरूम उगाएं, अच्छी आय कमाएं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अपने खेत में विभिन्न तरह की फसलें लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कम एरिया में अधिक लाभ कमाने के लिए फलदार पौधों की बागवानी के साथ साथ कई तरह की फसलें भी उसी खेत में उगाते हैं, जिससे लागत कम लगती है और मुनाफा अधिक मिलता है। तो चलिए जानते हैं कृषि के साथ बागवानी की तकनीक के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. पंत से। जिस खेत में हम खड़े हैं, इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है, जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। अपने राज्य में किसानों की जोत कम होती जा रही है। इसके साथ ही पानी की कमी या फिर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में किसानों को चाहिए कि वे कृषि वानिकी को अपनाएं। कृषि वानिकी को अपनाने से न केवल इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं, बल्कि किसानों को लगातार किसी न किसी फसल से आय भी मिलती रहती है। दूसरा फायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वानिकी। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें, तो कृषि वानिकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व हो। कृषि वानिकी से उत्पादन संसाधन के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों और दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों और फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी जरूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स इसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागवानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है,
जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। कृषि वानिकी को अपनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप वृक्षों और फसलों का चयन वहाँ की जलवायु, मिट्टी और अपने संसाधनों के अनुसार करें, ताकि इनको लगाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए और ये अच्छी तरह से पनप सके, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी आय मिल सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। ये तभी संभव है जब किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को करेंगे। कृषि सह व्यवसायों में यदि बात करें बटन मशरूम की, तो ये कम स्थान, समय और लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। इसके लिए बस जरूरत है थोड़ी सी तकनीकी जानकारी की, जिसे किसान आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो जो किसान भाई बटन मशरूम की उन्नत खेती करना चाहते हैं, वे अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुशवाहा से। मशरूम की खेती करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्रॉप रूम की आवश्यकता होती है, फसल कक्ष की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास कमरे जो हैं वो कमरे पूर्ण रूप से साफ सुथरे होने चाहिए और कमरे में रैक्स बनी होनी चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का लगा सकते हैं। अगर एक कमरे में अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें रैक्स बनानी है आपको। 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 8 फीट इसकी लंबाई होगी और हर रैक्स के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप होगा। अगर आपने बम्बू का रैक्स बनाया है तो 3 रैक से अधिक नहीं बनाएंगे,
3 रैक से अधिक बनाएंगे तो क्या होगा कि जो भी आपका वर्कर होगा उसके ऊपर चढ़ेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और कमरा को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। जब भी कमरे में आप मशरूम लगाने जा रहे हैं उससे 2 दिन या 4 दिन पहले फार्मिंग का स्प्रे कर दें, ताकि उसमें कोई भी कीड़े बीमारी हो वो पूर्ण रूप से मर जाए। और कमरे के अंदर एग्जॉस्ट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कमरे में जब गर्म हवा होने लगती है तो कई प्रकार की बीमारियां भी आने लगती हैं और जो है मशरूम की लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो कैप होता है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए एग्जॉस्ट की बहुत बड़ा रोल है। तो कमरे के दरवाजे के अपोजिट एक एग्जॉस्ट भी होना चाहिए, ताकि जब हम दरवाजा खोलें तो पूर्ण रूप से वेंटिलेशन हो जाए, गर्म हवा बाहर चले जाए और ठंडी हवा अंदर आ जाए। तो बटर मशरूम के लिए सबसे पहले तापमान का ध्यान रखना पड़ता है। तो तापमान अगर 14 से 24 है तो हम बटर मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है, जिसे किसी झोपड़ी या घर में किसान उगाते हैं। सफलता से बटन मशरूम उत्पादन करने के लिए कई तकनीकी बातें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कंपोस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है। कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 28 दिन का लंबा समय लगता है, जिसे तैयार करने में बहुत सी सावधानियां रखनी होती है। तो कंपोस्ट बनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें हम गेहूं का भूसा लेते हैं, तो गेहूं का भूसा लेते हैं और ये गेहूं का भूसा अगर हमें कंपोस्ट बनानी है तो कम से कम 3 कुंटल लेना ही पड़ता है। अगर आपको 3 कुंटल बटन मशरूम की कंपोस्ट बनानी है तो उसमें जो है 3 कुंटल गेहूं का भूसा लेंगे, उसमें 5 किलो यूरिया, 25 किलो गेहूं का चोकर, 8 से 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारे चीज को मिक्स करते हैं। 8 फीट जो है लंबाई होगी इसकी और 4 फीट चौड़ाई और 3.5 फीट ऊंचाई एक हम सेप देते हैं और इसको अल्टरनेट 3-3 दिन पे पलटाई करते रहते हैं। तो इसको जिप्सम तीसरी या चौथी पलटाई में डालते हैं और 5वीं 6वीं पलटाई में हम फ्योडान डालते हैं, क्योंकि जब कंपोस्ट बनता है उस दौरान चलने वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं और फ्योडान डालते हैं तो ये कीड़े मर जाते हैं। लास्ट में जब लास्ट पलटाई होती है उस समय देखते हैं कि अगर अमोनिया की गंध नहीं आती है तो उसमें हम फार्मिंग का स्प्रे करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया और फंगस हो वो मर जाए। तो 28 या 30 दिन के बाद एक कंपोस्ट तैयार होती है। इस कंपोस्ट में न अमोनिया की गंध आती है और स्मेल आती है अच्छी। फिर इसमें जो है हम ठंडा करके इसमें हम बीज में मिलाते हैं। बीज मिलाने की जो प्रक्रिया है कि 1 कुंटल में 1 किलो बीज डालते हैं और अच्छी से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद पॉलीथीन की थैलियों में भर देंगे। लगभग 10 या 12 दिन के बाद इसमें मशरूम की फंगस फफूंदी आएगी और ये फफूंदी जब पूर्ण रूप से फैल जाएगी तो मीठी स्मेल आएगी। फिर इसमें पन्नी को खोल के 1.5 से 2 इंच तक आवरण मृदा की एक लेयर बिछाते हैं। आवरण मृदा क्या है? आवरण मृदा जिसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे को मिट्टी को मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें 4% फार्मिंग से उपचार करते हैं और 72 घंटे तक रखते हैं। रखने के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो फैली हुई फंगस पे इस पे हमें भूसे को जो कंपोस्ट बनी होती है उस कंपोस्ट पे हम 1.5 से 2 इंच की लेयर बिछाते हैं और बिछाने के बाद साफ पानी का स्प्रे करते रहते हैं, ताकि केसिन की लेयर भीगे। अन्यथा अगर पानी नीचे चली जाती है तो कंपोस्ट सड़ने लगता है। तो इसीलिए पानी को हम स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते हैं ताकि केसिन की जो लेयर है वही भीगे। और 10 या 15 दिन के बाद उस मशरूम के छोटे छोटे पिनहेड्स आते हैं और 20वें दिन ये मशरूम पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और जब विकसित हो जाता है तो इसको हम घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। तो लगभग पहली अवस्था जो होगी और लास्ट अवस्था लगभग 35 से 40 दिन तक इसमें मशरूम निकलता रहेगा। जो 20 से 25 ग्राम का मशरूम होता है घुमा के तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद जब उसमें खाली जगह होता है तो उसमें केसिन सॉइल को भर देते हैं ताकि उसमें से दोबारा मशरूम आ सके। तो ऐसे है और ऐसे जो है मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। मशरूम को तोड़ाई करने के बाद जो नीचे का भाग होता है उसकी कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में इसको धुलते हैं और धुल के पैकिंग करके पॉलीथीन की थैलियों में हम इसको मार्केट में बेच देते हैं। लगभग रूम टेम्परेचर पे 2 दिन तक इसको रखा जा सकता है। ज़्यादा दिन को रखने के लिए 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम इसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि 2-3 दिन के अंदर इसको बेच दें, अन्यथा इसका जब काला पीला पड़ जाता है तो मार्केट में उचित रेट नहीं मिल पाता है। ध्यान रखें
रखें कि मशरूम की, जब आप बटन मशरूम की खेती करेंगे तो आपको जो है कंपोस्ट में बिजाई करने के लगभग 15 दिन तक आपको पानी नहीं देना है। जब आप उसमें मशरूम के फंगस फैल जाते हैं और उसमें आवरण मृदा जब हम बिछाते हैं, उसके बाद हमें साफ पानी का स्प्रे करना है और पानी स्प्रेयर मशीन से ही देना है, क्योंकि अगर आप स्प्रेयर मशीन से पानी नहीं देंगे तो पानी जो है कंपोस्ट के अंदर चला जाएगा तो कंपोस्ट खराब हो जाएगा। तो स्प्रेयर मशीन से स्प्रेयर मशीन से जो है फव्वारा जो है पतला करके और हम स्प्रे करते हैं ताकि पानी केसिन के अंदर ही जाए, और जब पतला फव्वारा रहता है तो पूर्ण रूप से केसिन के अंदर तक पानी जाता है, अंदर नहीं जाता है। और पानी आपको डेली देना है, पानी इतना देना है ताकि केसिन सॉइल की लेयर न सूखे। अगर केसिन सॉइल की लेयर सूख जाएगी तो फंगस हमारा ऊपर नहीं आएगा, और ऊपर नहीं आएगा तो हमारा जो है फ्रूटिंग बॉडी अच्छी बन नहीं पाएगी। इस तरह की सावधानी बरत के अगर आप मशरूम की खेती करेंगे तो आपको काफी जो है परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी और आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपको 17 फीट चौड़ी, 30 फीट लंबी और 8 से 14 फीट ऊंची झोपड़ी में बटन मशरूम का उत्पादन करना है, तो इसमें लगभग 5 टन कंपोस्ट आएगा, जिसमें लगभग 1 टन मशरूम का उत्पादन होगा। और वर्तमान में 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम मशरूम का बाजार भाव है। इस हिसाब से 1 लाख रुपए कुल आय होगी। जहां तक लागत की बात है तो झोपड़ी और झोपड़ी के अंदर रैक तैयार करने में 45 से 50 हजार रुपए की लागत आ जाएगी, जो कि 2 से 3 साल तक चलता है। और 5 टन कंपोस्ट तैयार करने और श्रम इत्यादि पर लगभग 30 हजार रुपए का खर्चा आता है। इस हिसाब से पहली बार तो 20 से 25 हजार रुपए ही शायद शुद्ध आय होगी, लेकिन उसके बाद आप एक झोपड़ी से आराम से 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मशरूम का कार्य करने से पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपने सावधानी से, अगर अच्छी तरह से आपने कमरा साफ सुथरा रखा तो बीमारियां नहीं आती हैं और बीमारियां नहीं आती हैं, और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ना की खेती की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और आगे भी इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, जल निकास और कीटों की रोकथाम आदि। तो आप इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पीबी शर्मा। आज हम आपके बीच में गन्ने के देखभाल के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। पर्याप्त वर्षा हो चुकी है और गन्ने की फसल इस समय बढ़वार के ऊपर होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसमें प्राय सभी उर्वरक दे चुके होंगे और मिट्टी चढ़ाने का काम वर्षा के पहले ही कर चुके होंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि गन्ने में जो सूखी पुरानी पत्तियां हैं उनको निकाल के आप नीचे बिछा दें, तो उसमें हवा भी पास होगी और जीवांश फसल के काम आएगा आगे चल के।
किसान भाइयों, गन्ने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल की बंधाई करते हुए जल निकास और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। फिर अगली जो मुख्य आपके ध्यान देने की चीज़ है कि पत्तियां निकालने के बाद गन्ने के पौधों को कतारों में एक दूसरे से अच्छी तरह बांध दें। उससे गन्ना जो है जब सितंबर अक्टूबर के माह में हवा चलेगी तो उसमें गिरने से बचेगा। ये गिरने में बहुत बड़ा नुकसान होता है, शक्कर में कमी आती है, गन्ना कटाई में दिक्कत होती है, गन्ने के वजन में कमी आती है। इन सब से नुकसान से बचने के लिए गन्ने की बंधाई जो है बहुत आवश्यक कार्य है। अब आप ध्यान दीजिए कि गन्ने के खेत में कहीं भी पानी ना भरे। यदि पानी भरने की स्थिति होती है तो जल्दी से जल्दी जल निकास करने की व्यवस्था करें। जल निकास नहीं करने की स्थिति में फसल में बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, ये उनका मौसम। फिर इसके अतिरिक्त यदि कोई विशेष समस्या आती है या जैसे जिन क्षेत्रों में जस्ते की जिंक की कमी है, ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है कि गन्ने की बढ़वार आपके जो यूरिया वगैरह है ये देने के बाद भी अच्छी बढ़वार ना मिले, तो ऐसे में आप जो है अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके पौधे की जांच कराएं कि किस तत्व की इसमें कमी हो रही है और उसको जो है आप छिड़काव करें या भुरकाव भी कर सकते हैं कतारों में पेड़ों के साथ। किसान भाइयों, गन्ने की फसल को तना छेदक कीट और पायरिल्ला कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। गन्ने के ऊपरी भाग में छेद करने वाले कीड़ों का है टॉप शूट बोरर जो आता है गन्ने में, वो इस मौसम में आता है। तो आप देखेंगे कि दूर से ही वो पौधा दिख जाता है जिसमें सबसे ऊपर की पत्ती सूख जाती है, इसको डेड हार्ट बोलते हैं। ऐसे पौधे जब आपको मिलते हैं, पास जाएंगे, आप उस ऊपर की पत्ती को खींचेंगे तो बड़े आराम से पोंगली में से निकल आएगी। ऐसे पौधों में नियंत्रण के लिए आप जो है पोंगली के बीच में 2-3 दाने 4-8 के डाल दीजिए तो वो कीड़ा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। ये 2 चीज़ों को खास तौर से ध्यान रखना है। पायरिल्ला गन्ने का बहुत बड़ा हानिकारक कीट है, लेकिन इसके लिए विगत वर्षों में जो हमारे यहाँ से अनुशंसा है वो ये है कि आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग ना करें। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप 1 एकड़ में 2-3 जगह लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करें और उसमें भी जो आप बल्ब जलाएंगे खेत के पास, आप शाम के समय 7 बजे से 10 साढ़े 10 बजे रात तक के जलाएं, उसके बाद बंद कर दें। ये इसका काफ़ी प्रभावी नियंत्रण करता है। गन्ने की फसल में बढ़वार की अवस्था पर पपड़ी कीट और सफेद मक्खी कीट भी बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो आप इनकी पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। दूसरी चीज़ जो सावधानी के तौर पे आपको ध्यान देना है कि गन्ने में वर्षा के मौसम में शुरुआत से ही पपड़ी कीट का प्रकोप चालू होता है, तो इसके नियंत्रण के ऊपर विशेषकर ध्यान दें। पपड़ी कीट तने के ऊपर चिपका हुआ रहता है, ये चलता फिरता नहीं है। सल्क सरीखा आप उसके ऊपर अगर थोड़ा दबा के हाथ चलाएंगे या किसी भी नुकीली चीज़ को चलाएंगे तो पपड़ी अलग हो जाती है और हवा में उड़ जाता है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग कर सकते हैं, या ज़्यादा मात्रा में है तो उस स्थिति में हमारे वैज्ञानिक इसके लिए फोरेट का प्रयोग रिकमेंड करते हैं। ये कीटनाशकों के प्रयोग में प्राथमिक सावधानियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देना किसान भाइयों के लिए आवश्यक है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव कुरबारा, जिला भरतपुर के रामसागर ने आपने मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
मक्का तीनों ऋतुओं में, खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं में अच्छे क्षेत्रफल में उगाया जाता है। जो किसान भाई मक्का लगा चुके हैं उनके लिए हमारी ये सलाह है कि इसमें निकाई गुड़ाई की जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब हमारा बुआई हो चुका है उसके बुआई के 20 से 25 दिन बाद हम इसकी निकाई गुड़ाई एक करते हैं, और हालांकि 2 निकाई गुड़ाई करते हैं तो उसके 20 दिन बाद फिर दूसरी निकाई गुड़ाई कर देते हैं। निकाई गुड़ाई से क्या होता है कि हमारे जो मक्का का पौधा होता है उसमें एयरेशन होता है और हवा का प्रसार होने के कारण उसकी जड़ें बढ़ती हैं और पौधे में बढ़वार उत्पन्न होती है। पहली चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया कि खरपतवार से हमको निकाई गुड़ाई करने से इसमें लाभ होता है। किसान भाइयों, मक्का की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खड़ी फसल में यूरिया का पहला छिड़काव 20 से 25 दिनों पर, दूसरा छिड़काव 40 से 55 दिनों पर, तीसरा छिड़काव 65 से 70 दिनों पर और चौथा छिड़काव फसल में मंजर आते समय करें ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। जहाँ तक खरीफ मक्के की बात है, खरीफ में पानी हमेशा बरसता रहता है और समय समय पर बरसता रहता है। ये 120 से 140 दिन की जो फसल होने के कारण ये अपना जो फसल अवधि है ये बरसात के समय में ही पूरा करती है। जहाँ तक सिंचाई की बात है हमारे किसान भाइयों को, जैसे मान लिया जो हमारे किसान भाई लगा चुके हैं, अभी तो बारिश अच्छी हो रही है, जैसे मान लिया बारिश अच्छी नहीं होती है तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि जब वो सिल्किंग स्टेज आती है उस समय ध्यान देना होता है कि जो हमारा जल का प्रबंधन है ये रहना चाहिए, मतलब पानी की कमी हमारे खेतों में नहीं होनी चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।